प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कम्युनिटी इकोलॉजी में कम्युनिटी के परिमाणात्मक लक्षण या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। जिन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का आज हम अध्ययन करेंगे वे हैं पादप, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, सघनता या डेंसिटी, बाहुल्य या अबंडेंस, प्रधानता या डोमिनेंस, शिखर आवरण एवं आधारी आवरण या कैनोपी कवर एंड बेसल कवर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमाणात्मक लक्षण या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की परिभाषा क्या है। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कम्युनिटी के ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कि मापन संभव है और जिनका हम सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो जिन कैरेक्टर्स को हम माप सकते हैं और जिनका हम सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं। अब पादप समुदाय के क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अध्ययन के लिए हम नमूना इकाई या प्रतिचयन इकाई या सैम्पलिंग यूनिट्स की हमें आवश्यकता होती है। तो ये जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वे 3 रूपों में पाई जाती है या हम सैम्पलिंग यूनिट्स के 3 फॉर्म्स जो होते हैं, पहला क्षेत्र या एरिया, दूसरा कतार या लाइन और तीसरा है बिंदु या पॉइंट। इन 3 फॉर्म्स की सैम्पलिंग यूनिट्स हम कम्युनिटी की क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को अध्ययन करने में काम में लेते हैं। अब सैम्पलिंग यूनिट्स की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, उसके आधार पर हम कम्युनिटी की स्टडी करने के लिए 3 प्रमुख मेथड काम में लेते हैं। फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेट मेथड। इस क्वाड्रेट मेथड, इसे हम वर्ग जालिका विधि भी कहते हैं। इस विधि में जो सैम्पलिंग यूनिट होती है वह एक निश्चित क्षेत्र का होता है और जो कि एक वर्ग या स्क्वायर के रूप में, आयत या रेक्टेंगुलर के रूप में या गोले या सर्किल के रूप में हो सकता है। तो इस क्वाड्रेट मेथड के अंदर हम एक निश्चित क्षेत्र का वर्ग या आयत या गोला ले सकते हैं। अब दूसरी जो है ट्रांसेक्ट मेथड। इस मेथड के अंदर सैम्पलिंग यूनिट्स जो होती है वह एक निश्चित लंबाई की कतार होती है। और तीसरा जो पॉइंट मेथड है, यहाँ पर सैम्पलिंग यूनिट एक बिंदु होता है। तो अब हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को एक एक करके उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं पादप आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति पादप समुदाय में किसी जाति विशेष के बिखराव की मात्रा को इंगित करती है। अर्थात किसी समुदाय में एक जाति के पौधों का समान या असमान वितरण का सूचक आवृत्ति ही होती है। आवृत्ति के द्वारा किसी पादप समुदाय में एक ही जाति के पौधों के समान एवं असमान वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए किसी पादप समुदाय में एक ही परिमाप के अनेक क्वाड्रेट बनाते हैं और उनमें क्वाड्रेट्स में प्रजाति की उपस्थिति देखी जाती है। इसकी प्रतिशत मात्रा को हम पादप आवृत्ति कहते हैं। अब किसी समुदाय के अंदर जो किसी जाति का समान या असमान वितरण होता है, इस वितरण में असमानता पर्यावरणीय, भौतिक या जैविक कारकों में भिन्नता से उत्पन्न होती है। तो आवृत्ति को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि पादप आवृत्ति को हम क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें प्रजाति उपस्थित है उसके अंदर क्वाड्रेट्स की कुल संख्या का भाग लगाते हैं और फिर इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमें पादप आवृत्ति जो होती है वो प्रतिशत के रूप में ज्ञात हो जाती है। अब आपेक्षिक आवृत्ति क्या होती है, इसे भी हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो किसी एक पादप प्रजाति की आवृत्ति की तुलना जब पादप समुदाय में पाए जाने वाले समस्त पौधों से करते हैं तो इसे हम आपेक्षिक आवृत्ति या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे भी हम प्रतिशत की मात्रा में अभिव्यक्त करते हैं और इसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि एक जाति की आवृत्ति निकालते हैं
और फिर उसमें समस्त पौधों की कुल आवृत्ति का भाग लगाते हैं और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं सघनता या घनत्व या डेंसिटी। सघनता किसी जाति की संख्यात्मक प्रबलता का एक्सप्रेशन है। पादप समुदाय के प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति के पादपों की संख्या को सघनता कहते हैं, या पादप समुदाय के इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या को उस प्रजाति की सघनता या डेंसिटी कहा जाता है। और इसे हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है कि अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट्स में एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या। तो मान लीजिए हमने 5 क्वाड्रेट स्टडी करे हैं और उनके अंदर किसी प्रजाति की जो संख्या आती है, उन 5 क्वाड्रेट्स के अंदर उस प्रजाति की संख्या को हम जोड़ लेते हैं और फिर उसके अंदर हम अध्ययन किए गए क्वाड्रेट्स की संख्या का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम उसमें 5 का भाग लगा देते हैं। मान लीजिए 5 क्वाड्रेट के अंदर पौधों की कुल संख्या, किसी जाति के पौधों की कुल संख्या 100 आई है, तो उसमें हम 5 का भाग लगा देंगे तो हमें सघनता या डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। अब किसी पादप प्रजाति की सघनता का तुलनात्मक अध्ययन पादप समुदाय की सभी प्रजातियों की सघनता के साथ जब करते हैं तो इसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, और इसका जो प्रतिशत मान होता है वो निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सापेक्षिक घनत्व, जो कि प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, इसमें हम एक प्रजाति के पौधों की सघनता को समस्त प्रजातियों के पौधों की सघनता से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसे परसेंटेज के रूप में निकाल लेते हैं। तो ये थी प्लांट कम्युनिटी के अंदर पौधों की सघनता या घनत्व। अब इसके पश्चात हम देखते हैं क्वांटिटिव कैरेक्टर्स में अगला कैरेक्टर बाहुल्य या अबंडेंस। किसी समुदाय के प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के सदस्यों की संख्या को बाहुल्य या अबंडेंस कहते हैं। किसी क्षेत्र में रैंडमली डाले गए सभी प्रतिचयन इकाई या क्वाड्रेट्स में विभिन्न जातियों के सदस्यों की संख्या ज्ञात करके हम बाहुल्य निकालते हैं। तो बाहुल्य निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। बाहुल्यता बराबर अध्ययन किए गए समस्त क्वाड्रेट्स में अमुक जाति के पौधों की कुल संख्या, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रजाति की उपस्थिति वाले क्वाड्रेट्स की कुल संख्या से। तो हमें उस प्रजाति का बाहुल्य या अबंडेंस प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं डोमिनेंस या प्रधानता। ये जो डोमिनेंस या प्रमुखता कैरेक्टर है, यह वैसे तो एक संश्लेषणात्मक लक्षण है, लेकिन डॉबनमायर ने इसे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर माना है तथा इसकी 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। जीवों की संख्या से जाति के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे किसी यदि शाकीय समुदाय को हम कंसीडर करें और उसमें केवल एक झाड़ी या एक वृक्ष हो, तो इस एक झाड़ी या एक वृक्ष की संख्या के दृष्टिकोण से इनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन यदि पादप द्वारा घेरे गए क्षेत्र या जैव भार पर ध्यान दें तो उस शाकीय समुदाय में एक झाड़ी या एक वृक्ष की भी महत्ता हो जाती है। अतः प्रधानता में आवरण को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार शाकीय समुदाय में एक वृक्ष ही काफ़ी बड़े क्षेत्र को घेर सकता है तथा उसमें जैव भार भी अधिक हो सकता है। अब हम 5th कैरेक्टर पढ़ते हैं आवरण तथा आधार क्षेत्र या कवर एंड बेसल एरिया। पौधों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को आवरण या कवर कहते हैं, और यह क्षेत्र पर्णिल आवरण या हर्बेज कवर या आधार क्षेत्र का आवरण बेसल एरिया कवर हो सकता है। पर्णिल आवरण से अर्थ है पादप के वायव भागों द्वारा घेरा गया भूमि का क्षेत्र। तो चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पादप के वायु भागों द्वारा घिरा गया भूमि का क्षेत्र है, इसे हम कैनोपी कवर
या पर्णिल आवरण या हर्बेज कवर कहते हैं। पर्णिल आवरण पर्णिल उपलब्धता का एक अच्छा मापन है और इसका आकलन पॉइंट फ्रेम द्वारा किया जाता है। अधिक पर्णिल आवरण वाले जो प्लांट होते हैं वे प्रकाश को अधिक रोकते हैं, फलस्वरूप घनी छाया हो जाती है जो सघन वन में जो सतही फ्लोरा है उनके पादपों के वितरण को प्रभावित करती है। अब हम पढ़ते हैं आधारीय क्षेत्र या बेसल एरिया के बारे में। तो आधारीय क्षेत्र या बेसल एरिया से हमारा अभिप्राय यह है तने द्वारा बेधित या प्रवेश किए गए भूमि क्षेत्र से है। तो ये जो हम इतना एरिया देख रहे हैं यह बेसल कवर या आधारीय क्षेत्र कहलाता है। पर्णिल आवरण के अतिरिक्त तना भी भूमि सतह पर कुछ स्थान को घेरता है, अर्थात तना व मूल संधि द्वारा घेरा गया भूमि का क्षेत्र जो होता है वह आधारीय क्षेत्र कहलाता है। आधारीय क्षेत्र के अध्ययन में घासें तथा भूस्पर्शी पौधे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसी अवस्था में पौधे के तने के आधार क्षेत्र मूल के समीप से नापा जाता है। अन्य शाकीय पौधों में भूमि से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तथा वृक्षों में भूमि से 1.5 मीटर ऊपर तने के व्यास से ज्ञात किया जाता है।